Hello students, I Krunal Parmar welcome you all for class 9 subject science chapter 10 gravitation. Today is the lecture number 5 of this chapter number 10 gravitation. So we start our lecture. Today we discuss the Archimedes principles. In previous lecture we discussed buoyancy and buoyant force. Now what is Archimedes principle? The statement of Archimedes principle is like that. When an object is wholly or partially immersed in a liquid, it experiences a buoyant force which is equal to the weight of the liquid displaced by the object. तो आर्किमिडीज ने बॉयंट फोर्स और बॉयंसी पे वर्क किया और उन्होंने अपना जो रिसर्च है उसके बेस पे स्टेटमेंट दिया जो बॉयंट फोर्स यानी कि अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट पे वो होगा कि जितना बॉडी के वेट ने लिक्विड को डिस्प्लेस किया उसके बराबर होगा. So we can write that buoyant force of an object is equal to weight of the liquid displaced by it. Now what is the application of this Archimedes principle? First, Archimedes principle is used in determining the relative density of a substance. Later on we discuss relative density. But Archimedes principle is used for determining a relative density of a substance. Second one, the hydrometer used for determining the density of liquid are based on the Archimedes principle. रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज होता है. वो हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे डिजाइन होता है, वर्क करता है. द लैक्टोमीटर यूज टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ मिल्क आर बेस्ड ऑन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल. जो मिल्क की प्योरिटी है उसको मेजर करने के लिए लैक्टोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे वर्क करता है. Archimedes principle is used in designing a ship and submarines. This is the very wide range of application of Archimedes principle. जो शिप डिज़ाइन होती है, बड़ी बड़ी सबमरीन डिज़ाइन होती है, वो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के बेस होती है. नाउ हियर वन प्रैक्टिकल, व्हाई ऑब्जेक्ट इज फ्लोट और सिंक इन अ लिक्विड. यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक है आयन नेल है और दूसरा है कॉर्क. यहाँ पे जैसे हम आयन नेल को लिक्विड के ऊपर से छोड़ेंगे तो वो सीधा नीचे चले जाएगी. आयन नेल्स इज सिंक, ओके, वो नीचे सिंक में चली जाएगी. वेयर एज द कॉर्क, जो दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो वाटर के सरफेस पे तैरने लगेगा. द कॉर्क फ्लोट्स इन अ वाटर. नाउ व्हाई दिस ऑब्जेक्ट इज फ्लोट और सिंक इन अ लिक्विड? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड, टू फोर्सेस एक्ट ऑन इट. जब भी ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड में प्लेस करेंगे तो वहां पे दो फोर्स लगेंगे. फर्स्ट वन इज अ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्टिंग टू द डाउनवर्ड. तो वहां पे एक ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा W इज इक्वल टू mg, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, विच टेंड्स टू पुल डाउन द ऑब्जेक्ट. तो वो ऑब्जेक्ट को पुल डाउन करेगा नीचे की ओर. और जो दूसरा फोर्स लगेगा वो है बॉयंट फोर्स, यानी कि अपथ्रस्ट फोर्स एक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन. तो एक बॉडी का वेट है, उसके कारण बॉडी नीचे जाने की ट्राई करेगी, और दूसरा लगेगा बॉयंट फोर्स, जो लिक्विड का बॉयंट फोर्स है वो बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएगा. ओके, नाउ वेदर एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक इन अ लिक्विड is depends on its relative magnitude of these two force acting on in opposite direction. तो जो भी ऑब्जेक्ट सिंक करेगा या फ्लोट करेगा, ये दो जो फोर्स लग रहे हैं उसके ऊपर से वो डिपेंड होगा. नाउ हियर थ्री केसेस अराइज. फर्स्ट वन, if the buoyant force
exerted by the liquid is less than to the weight of the object. जब ये buoyant force जो लग रहा है वो upward direction में लगेगा, और जो weight लगेगा वो downward direction में लगेगा. जब buoyant force exerted by a liquid is less than to the weight of an object, then the object will sink in the liquid. तब object liquid में sink हो जाएगा, नीचे चला जाएगा. दूसरा केस, if the buoyant force is exerted by liquid is equal to the weight of the object, then the object will float in the liquid where it is suspended. जब भी buoyant force और weight force दोनों equal होंगे तब जो ऑब्जेक्ट है वो लिक्विड में फ्लोट करेगा. थर्ड, if the buoyant force exerted by the liquid is more than to the weight of the object, then object will rise in the liquid and then float. तो क्या जब भी buoyant force ज़्यादा होगा weight force से, तब buoyant force ऑब्जेक्ट को पानी के ऊपर धकेल देगा, ऊपर आ जाने के बाद वो फ्लोट करेगा. तो यहाँ पे तीन कंडीशन है और तीनों कंडीशन किस पे डिपेंड करती है? फर्स्ट जो वेट फोर्स लग रहा है और दूसरा जो buoyant फोर्स वाटर लगा रहा है उस पे, उसके ऊपर डिपेंड करता है. Now the principle of flotation. From this discussion, one principle is arise. It is a principle of flotation. Now what is this principle of flotation? An object will float in a liquid if the weight of the object is equal to the weight of liquid displaced by it. जब भी कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में फ्लोट करेगा, कब वो फ्लोट करेगा? जब ऑब्जेक्ट का वेट और वेट डिस्प्लेस्ड बाय weight of liquid displaced by object is same, then the object will float. तो हम क्या कर सकते हैं? वो weight of the object is equal to weight of the liquid displaced by it, both are same, then object will float. A floating body may be partially or wholly submerged in a liquid. तो जो भी floating body है वो either partially submerged होगी या either wholly submerged होगी. The liquid is displaced by that portion of the body which is submerged under a liquid. Now the next is the density of a floating object. First, an object will float in a liquid if its density is less than that of the liquid. तो अगर जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी जो लिक्विड में उसको सबमर्ज किया है उसकी डेंसिटी से लेस होगी तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगी. सेकंड, ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो फ्लोट इन अ लिक्विड इफ इट्स डेंसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ लिक्विड. अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी की जितनी भी होगी तो वो कंडीशन में भी ऑब्जेक्ट वहाँ पे फ्लोट करेगा. थर्ड, एन ऑब्जेक्ट विल सिंक इन अ लिक्विड इफ इट्स डेंसिटी इज मोर देन दैट ऑफ द लिक्विड. अगर जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा होगी तो वो कंडीशन में वो सिंक हो जाएगी लिक्विड के अंदर. हियर पहले यहाँ पे दो मैंने फिगर इंडिकेट की है. फर्स्ट फिगर में क्या है, एक ऑब्जेक्ट को मैंने वाटर के अंदर रखा है. वो ऑब्जेक्ट है वो आयरन ब्लॉक है. आयरन ब्लॉक जब भी वाटर में मैं रखूँगा तो वहाँ पे दो फोर्स लगेगा. फर्स्ट वन वेट है, यहाँ पे देखो सेकंड फिगर में ये आयरन ब्लॉक को मैं अगर वाटर में रखूँगा, ये वाटर है, आयरन ब्लॉक को वाटर में रखूँगा, इमर्स करूँगा तो फर्स्ट उसका जो वेट है W इज इक्वल टू mg वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और पानी उस पर जो फोर्स लगाएगी वो है बॉयंट फोर्स, वो लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में. ओके, तो यहाँ पे भी सेम है, उसका जो वेट है W इज इक्वल टू mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और पानी बॉयंट फोर्स लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में. अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट केस है उसमें पानी के अंदर जब भी मैं आयरन ब्लॉक लगाऊंगा रखूंगा तो आयरन ब्लॉक की जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है. आयरन ब्लॉक की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है तो ये जो आयरन ब्लॉक है वो पानी के अंदर सिंक हो जाएगा, नीचे चला जाएगा. अभी सेकंड केस है आयरन ब्लॉक फ्लोटिंग इन अ मर्क्यूरी.
अभी यहाँ पे पानी की जगह पे जो लिक्विड है वो मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे जो है लिक्विड है वो मर्क्यूरी है। अभी मर्क्यूरी की जो डेंसिटी है उसकी डेंसिटी आयन ब्लॉक की डेंसिटी से ज़्यादा है, तो उसके कारण जो बॉयंट फोर्स लगेगा आयन ब्लॉक के ऊपर वो ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे जो आयन ब्लॉक है वो जब भी मैं मर्क्यूरी में रखूँगा तो आयन ब्लॉक इज फ्लोटिंग इन द मर्क्यूरी। तो यहाँ पे जो फ्लोटेशन का जो रूल है वो उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, लिक्विड की डेंसिटी पे। अगर लिक्विड की डेंसिटी ऑब्जेक्ट से कम है तो वो ऑब्जेक्ट सिंक हो जाएगा, अगर लिक्विड की डेंसिटी वो इमर्स ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे फ्लोट करेगा। नाउ दिस सेम principle of flotation is used in a ship construction, ship designing, submarine designing. Now how does a boat float in a water? आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, how does a boat is float in a water? When a boat is gradually lowered into water, it displays a more and more water, due to which the upward buoyant force acting on it is increased. The boat stops sinking further down into water when the buoyant force acting on it is just enough to support the weight of the boat. तो पहले क्या किया है, जैसे हम बोट को पानी में रखते हैं तो जो बुओयंट फोर्स जनरेट होता है वो किसके कारण जनरेट होता है, जो शिप होती है वो पानी को डिस्प्लेस करेगी, अपने वेट जितना पानी डिस्प्लेस करेगी, तो वो बुओयंट फोर्स जितना फोर्स जनरेट कर सकती है उसके कारण वो बोट वहाँ पे तैरेगी। नाउ व्हेन द बोट इज फ्लोटिंग, द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज पार्ट ऑफ द बोट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बोट, उसके कारण वो वहाँ पे तैर रही है। व्हेन मोर पीपल गेट इनटू द बोट इज सिंक्स मोर, as long as the weight of the boat and the people together is equal to the weight of the water displaced by the boat, and it float. When no more water can be displaced by the boat, it will be sink. तो जितना वेट होगा बोट का, यार बोट और उसमें जो इंसान बैठे उन दोनों का वेट मिला के जो बोट का वेट उतना होगा तब तक वो तैरेगी जब तक वो उतना अमाउंट का वो वाटर डिस्प्लेस करती रहेगी। अगर उतना अमाउंट का वाटर वो डिस्प्लेस नहीं कर सकती है तो वो बोट सिंक हो जाएगी, वो बोट डूब जाएगी। नाउ इन द डिस्कशन ऑफ फ्लोटिंग वी डिस्कस अ important term is density. Now what is density? First of all, the density is of a substance is defined as mass of a substance per unit volume, mass of a substance per unit volume. तो डेंसिटी को किस तरह से लिख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस पर वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, दैट्स व्हाई डेंसिटी D is equal to mass of substance capital M, volume of substance is V, so D is equal to M upon V. Now the density of a substance is one of its characteristic property. Density क्या है, substance की एक property है. Now the SI unit of density is kilogram per cubic meter, मतलब kg per meter cube और kg meter is to -3. CGS यूनिट डेंसिटी का क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम सेंटीमीटर इज टू -3. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज रिलेटिव डेंसिटी. अभी हमने डेंसिटी के रिगार्डिंग डिस्कशन किया है, अभी बात करेंगे रिलेटिव डेंसिटी की. रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी टू द वाटर. तो रिलेटिव डेंसिटी हम कोई लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड को लिया है वाटर, वाटर के बेस पे दूसरे ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी ऑफ वाटर के बेस पे दूसरे ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है उसको हम रिलेटिव डेंसिटी बोलेंगे. सो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर. तो रिलेटिव डेंसिटी को आर डी से लिखेंगे, कैपिटल आर डी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, मतलब डी सफिक्स में एस लिखा है, ओवर डी ऑफ डब्ल्यू. RD is equal to ds upon dw. Now the relative density of substance is also defined as
the ratio of the mass of any volume of the substance to the mass of equal volume of water. पहले हमने सब डेंसिटी के तौर पे रिलेटिव डेंसिटी डिफाइन की, अभी हम वॉल्यूम के तौर पे जो अगर रिलेटिव डेंसिटी डिफाइन करना चाहे तो उसको बोल सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस to the mass of equal volume of water. Now the relative density of substance is expressed the heaviness of the substance in comparison to the water. तो relative density indicate करेगी कि वो heaviness substance कितना heavy है compared to the water. अगर उसकी relative density पॉजिटिव में आता है आंसर, मतलब हमको समझना है को वो सब्सटेंस वाटर से उतना अमाउंट ऑफ हेवियर है, उतना अमाउंट ऑफ भारी है. एज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी इट हैज़ अ नो यूनिट. रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट होता नहीं, ये आपको याद रखना है. रिलेटिव डेंसिटी हैव अ नो यूनिट. इसके बेस पे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड में अगर आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलूँ तो यहाँ पे हमको दो वैल्यू चाहिए. एक तो डेंसिटी ऑफ गोल्ड चाहिए, डेंसिटी ऑफ वाटर. नाउ द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19300 एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको याद ही रखना है. डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब. डेंसिटी ऑफ द गोल्ड इज 19300, मतलब कि आंसर आएगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19.3. मतलब कि हम बोल सकते हैं कि वाटर से जो गोल्ड होता है 19.3 टाइम्स हैवियर होता है. इफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर देन 1 देन इट विल बी सिंक इन वाटर. अगर रिलेटिव डेंसिटी का आंसर एक से ज़्यादा आता है तो वो वाटर में सिंक हो जाएगा. अगर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन 1 देन इट विल बी फ्लोट इन वाटर. तो रिलेटिव डेंसिटी के हिसाब से हम फ्लोटेशन के लिए बोल सकते हैं अगर रिलेटिव डेंसिटी का आंसर एक से ज़्यादा होता है तो वो पानी में सिंक हो जाएगा. रिलेटिव डेंसिटी का आंसर अगर एक से कम होता है तो वो फ्लोट करेगा पानी के अंदर. नेक्स्ट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन. नाउ प्रोजेक्टाइल मोशन समझने के लिए पहले हम डिस्कस करेंगे. व्हेन अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग it perform accelerated motion in the downward direction under the gravitational force. But if the ball is thrown in a horizontal direction, what happen? What type of motion does the ball perform? Is there any horizontal force acting on the ball after it thrown? Here there is no horizontal force acting on the body after it is thrown. Then what can be said about the state of its horizontal motion? According to the Newton's first law of motion, it should travel in the horizontal direction with uniform velocity. अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ हाइट से फेंकेंगे तो वहाँ पे एक्सीलरेशन जनरेट होता है. लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट को हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा के फेंकते हैं तो क्या होगा? ओके, तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन it should be travel in horizontal direction with uniform velocity. Does any force in the vertical direction act on it? तो वो केस में वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा? यू वुड से यस, ग्रेविटेशन फोर्स इज एक्टिंग टू द डाउनवर्ड. तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो भी वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा. वो फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशन फोर्स. So due to the effect of this downward force, it has accelerated motion in downward direction. तो जब भी हम फोर्स लगाएंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो भी उस पर वर्टिकल फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. वो क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स. ड्यू टू दिस इफेक्ट इट विल बी मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. Now thus in this case the body possesses two types of motion. First one, motion with uniform velocity in horizontal direction and accelerated motion in डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो उसमें दो तरह के मोशन
प्रोड्यूस होगी। फर्स्ट वन, मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड एक्सीलरेटेड मोशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। एज द रिजल्ट बॉडी हैज अ मिक्स इफेक्ट ऑफ बोथ दी मोशन। तो उसके कारण बॉडी पे दो मिक्स इफेक्ट प्रोड्यूस होगी। सच मोशन इज नोन एज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वो मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन हम बोलेंगे। और ये याद रखना है, द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। ये आपको याद रखना है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल मोशन, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, एक फिगर इंडिकेट की है। सपोज हमने यहाँ पे बॉल फेंका है, ओके, उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाए, तो यहाँ पे दो डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लगे उसके कारण वो मूव होगा, दूसरा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। वो जो फोर्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स है। तो ये दोनों फोर्स की वजह से जो मोशन कंबाइन इफेक्ट्स, मिक्स इफेक्ट ऑफ मोशन जनरेट होगी, उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। और प्रोजेक्टाइल मोशन, यहाँ पे देखो प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसका जो ग्राफ है, वो कैसा होगा? उसका जो ग्राफ है वो पैराबोलिक होगा। नाउ वी डिस्कस ऑल द पॉइंट रिगार्डिंग टू द ग्रेविटेशन। नाउ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो अब हम देखेंगे पूरा चैप्टर का समरी। फर्स्ट, every object of universe is attract to the another object. The force of attraction between the two objects is proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of the distance between them. That's why हम क्या लिख सकते हैं उसके बेस पे? F is equal to m1 m2 upon r square. The direction of this force along the line joining the center of the object. This statement is known as Newton's universal law of gravitation. F is equal to m1 m2 upon r square, वो स्टेटमेंट है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सेकंड हमने देखा था फ्री फॉल। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रीली फ्रॉम अ सर्टेन हाइट without applying any external force, then it moves downward under the effect of gravitational force. This motion is called as a free fall or free fall motion. Now third one, freely falling object is at rest initially. जो भी free fall करेगा वो object initially रेस्ट कंडीशन में होगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 होगी। So initial velocity is 0, u is equal to 0. When an object is released, it undergoes an accelerated motion under the effect of gravitational force. तो gravitational force के कारण उसमें accelerated motion generate होती है। The acceleration produced in the body due to the gravitational force of the earth is known as acceleration due to gravity. The quantity of matter in a body is known as mass. Mass किसे कहेंगे? Quantity of matter in a body is known as mass. The gravitational force acting on a body at a given location is known as weight of the body. Weight क्या है? Gravitational force W is equal to m into g. तो g क्या है? Gravitational force acting on a body at a given location is known as weight of the body at that location. This means the weight of the body at any location is equal to the product of mass of the body and gravitational acceleration of that location. That's why W weight is equal to m into g. Then next, the force acting per unit area of the surface in a direction perpendicular is called as a pressure. So pressure is equal to P is equal to फोर्स अपन एरिया। प्रेशर आपको याद रखें, फोर्स अपन एरिया।
Next, the property of liquid to apply an upward thrust on completely or partially immersed body is known as buoyancy force. तो जो लिक्विड होता है अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जब कोई बॉडी पार्शियली और कंप्लीटली वो लिक्विड में इमर्स करेंगे तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको हम बुयांसी फोर्स बोलेंगे. द नेट अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी पार्शियली और कंप्लीटली इमर्स इन ए लिक्विड इज नोन एज बुयांसी फोर्स. तो यहाँ पे बुयांसी के कारण जो फोर्स जनरेट होता है उसको हम बुयांट फोर्स बोलेंगे. When a body is partially or completely immersed in a liquid, the buoyant force acting on it equal to its weight of its displaced liquid. This is Archimedes principle. ये आपको याद रखना है. Then the ratio of mass and the volume of body is known as density. Density is equal to m by v. The ratio density is equal to m upon v. Ratio of m and volume of body is known as density. Next important term, the ratio of density of an object to the density of the equal volume of water is known as relative density. Relative density को हम बोलेंगे specific density of the object. मतलब कि वाटर की जो डेंसिटी है और उसको कंपेयर करेंगे दूसरे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से, तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर को हम बोलेंगे रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट, if the relative density of body is more than 1, the body will sink in a water, but if it is less than 1, the body will float in a water. अगर रिलेटिव डेंसिटी का आंसर मोर देन 1 आता है तो वो बॉडी वाटर में सिंक कर जाएगी. अगर उसका जो आंसर है रिलेटिव डेंसिटी का लेस देन 1 आता है, देन दिस बॉडी विल फ्लोट ऑन अ वाटर. I think you clearly understand this chapter. Thank you very much.